अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कशन था उसमें हम लोगों ने एक टेक्निक वेरिएंट्स और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसकी हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देख ली थी और उसको हम लोगों ने न्यूमेरिकली प्रूफ भी किया था। ठीक है, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है सिंपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। सिंपल इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें सिर्फ दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ सिंपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। अब इससे पहले कि हम लोग रिग्रेशन एंड कोरिलेशन पढ़ें, मैं आपको दो अहम चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। याद रखें, हमारे पास जब भी दुनिया में कोई चीज़ डिस्कवर होती है तो दो चीज़ों के बॉन्ड से, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के रिलेशनशिप से वो चीज़ डिस्कवर होती है या वो चीज़ बनती है। तो हमारे पास दो किस्म के रिलेशनशिप्स होते हैं, एक को हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशनशिप। एक को हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप और एक को हम कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक डिटर्मिनेशन रिलेशनशिप। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएं कि डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप किसे कहते हैं। When the relationship between the two variable is exactly, then such relationship is called a deterministic relationship। जब दो वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा बिल्कुल एग्जैक्ट होगा, मीन्स एक वेरिएबल के चेंज करने से दूसरे वेरिएबल भी लाजमी चेंज हो, हर हालत पे चेंज हो, तो इस टाइप के रिलेशनशिप को हम लोग डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप कहते हैं। जो कि ये जो आपके जितने भी साइंटिफिक लॉज हैं, साइंस के जो रूल्स हैं, वो तमाम के तमाम डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप के ऊपर बेस करते हैं। और द मॉडल और इक्वेशन विच शोज द डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप इज कॉल्ड अ मैथमेटिकल मॉडल। ऐसे मॉडल को हम लोग मैथमेटिकल मॉडल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, द रिलेशनशिप बिटवीन द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस कैन बी रिटन एज F इज इक्वल टू 32 + 9C। अब इसमें अगर आप इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू चेंज होती है। ये एक कांस्टेंट रूल है, फिक्स रूल है, इसमें किसी किस्म का डाउट हमें नहीं है। ऐसे ही द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एंड द मास, हमें पता है कि एफ जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, एम के। जितनी आप मास जितना ज़्यादा होगा आपको उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। अब ये सारे के सारे एग्जैक्ट लॉज हैं, फिक्स्ड लॉज हैं, इनमें हम किसी किस्म की चेंजिंग, किसी किस्म का डाउट हमें नहीं है। तो ऐसे लॉज को, ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप कहते हैं, जिसमें डाउट ना हो कि मे बी एग्जिस्ट और मे बी नॉट एग्जिस्ट वाली बात इसमें नहीं होती। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप कहते हैं या मैथमेटिकल रिलेशनशिप भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएं प्रोबेबिलिस्टिक। प्रोबेबिलिस्टिक मतलब के नाम से ही जाहिर है, प्रोबेबली मींस के मे बी हो, मे बी ना हो। When the relationship between the two variable is not exactly, then such relationship is called the probabilistic relationship। जब दो वेरिएबल के दरमियान हमारे पास जो रिलेशनशिप होता है वो प्योर ना हो, एग्जैक्ट ना हो, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग probabilistic relationship कहते हैं। The model or equation which shows the probabilistic relationship is called a statistical model। उस पे हम statistical model कहते हैं। It can be written, इसको ऐसे लिखते हैं, yi is equal to alpha I, alpha plus beta xi plus epsilon I। epsilon I means इट इज़ अ रैंडम एरर। आपको जो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है वो उसमें रैंडम एरर बेस करता है। रैंडम एरर मीन्स मे बी एग्जिस्ट हो, मे बी ना हो, एग्जैक्ट नहीं है, प्योर नहीं है। ये नहीं है कि इस वेरिएबल के चेंज करने से 100% ये वेरिएबल चेंज हो। बाज़ को दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा, बाज़ एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज उसमें रैंडम एरर का चांस है। तो ऐसे मॉडल को हम लोग प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशनशिप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट एंड वेट। अब क्या ये ज़रूरी है कि हाइट के बढ़ने से वेट भी बढ़ेगा? ज़रूरी नहीं है। बाज़ कंडीशन में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, बाज़ कंडीशन में ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, उसमें एरर का चांस है। अब फॉर एग्जाम्पल, द रिलेशनशिप बिटवीन द एज एंड ब्लड प्रेशर। हमें क्या ये ज़रूरी है कि एज के बढ़ने से ब्लड प्रेशर को बढ़ना चाहिए? बाज़ कंडीशन में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, बाद में ये एग्जिस्ट नहीं करती। मे बी ये चीज़ ट्रू हो, मे बी ये चीज़ ट्रू ना हो। कुछ पेशेंट्स पे ये चीज़ ट्रू होती है, कुछ पे ट्रू नहीं होती है। तो मीन्स उसमें रैंडम एरर आने का चांस है। जिसमें रैंडम एरर एग्जिस्ट करे ऐसे मॉडल को हम लोग प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशनशिप कहते हैं, और ऐसे इसको हम स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप भी कहते हैं। और याद रखें
ये जो आपका रिग्रेशन और कोरिलेशन है, ये सारे का सारा प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशनशिप पे बेस्ड करता है, डिटर्मिनिस्टिक पे बेस नहीं करता। इस चैप्टर में हम जितने भी चीज़ें पढ़ेंगे वो सारे के सारे प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशनशिप पे बेस करेंगे। क्लियर हो गया? अब आ जाएं रिग्रेशन के ऊपर। व्हाट इज मीन बाय द टर्म रिग्रेशन? रिग्रेशन है क्या? द डिपेंडेंट ऑफ वन वेरिएबल अपॉन द अदर इज कॉल्ड रिग्रेशन। जब एक डिपेंडेंट वेरिएबल का हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को हम चेक करते हैं एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, उसको हम लोग रिग्रेशन लाइन कहते हैं, इसको हम रिग्रेशन कहते हैं। और द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अ रिग्रेशन लाइन। जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप, लीनियर मीन उसका अगर आप ग्राफ बनाए तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बने, इसको हम लीनियर कहते हैं। और लीनियर से मुराद यह है कि उसकी जो कांस्टेंट की पावर होती है वो 1 होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ लीनियर, तो उसको हम रिग्रेशन कहते हैं। अब रिग्रेशन एनालिसिस क्या है? द स्टैटिस्टिकल डिवाइस बाय विच वी एस्टिमेट और प्रिडिक्ट द अननोन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम द नोन वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल इज कॉल्ड रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस में आप प्रिडिक्ट करते हैं, आप एस्टिमेट करते हैं, पहले आप मॉडल बना लेते हैं, फिर आप उस मॉडल में आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, आप एस्टिमेट भी करते हैं अननोन वैल्यू को जो कि उस डेटा में एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट हम कहते हैं रिग्रेशन मॉडल। उसको हम रिग्रेशन मॉडल भी कह सकते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन भी कह सकते हैं, और उसको हम रिग्रेशन लाइन भी कह सकते हैं। The mathematical model or equation which shows the relationship between the dependent and independent variable is called the regression equation or line। उसको हम regression equation भी कहते हैं और line भी कहते हैं। इसको हम ऐसे लिखते हैं y is equal to a plus bx, y estimate is equal to a plus bx, ये मॉडल की वैल्यू है। अब इसमें y जो है ये आपके पास डिपेंडेंट और रैंडम वेरिएबल, ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको रैंडम क्यों कहते हैं? बिकॉज हमने सारा का सारा जो रिग्रेशन का प्रोसेस होता है वो हमने इसके लिए करना होता है। इसकी कोई भी वैल्यू आ सकती है, रैंडम वैल्यू आ सकती है, इसका हमें पता नहीं होता, इसकी कोई भी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, और एस्टिमेटेड वैल्यू, इसको हम एस्टिमेटेड वैल्यू भी कहते हैं, इसी को हम लोगों ने एस्टिमेट करना है। वाई कैप मीन्स, इसको हम जो कैप का निशान है इसको हम एस्टिमेट कहते हैं। इसमें अगर आप कुछ चेंज करें, इसमें अगर आप कुछ डालें तो इसके ऊपर इसका जो आंसर होगा वो आपके पास एस्टिमेटेड वैल्यू होगी। ठीक है, एंड x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, या उसको हम फिक्स्ड वेरिएबल भी कहते हैं। क्लियर हो गया? वेयर a एंड b आर द टू पैरामीटर्स, ये a और b आपके पास दो पैरामीटर हैं, कांस्टेंट हैं। b हमारे पास क्या आता है? b को हम कैलकुलेट करते हैं n समेशन x y माइनस समेशन x समेशन y डिवाइडेड बाय n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर, और a आपके पास होता है 1/n समेशन y माइनस b सम ऑफ x। b हम पहले क्यों कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि a के लिए हमें b की वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, और इस b को हम लोग रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। अगर b की वैल्यू आपके पास 0 आ जाए इन केस, तो मीन्स आपके पास जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे, इनमें किसी किस्म का रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमने a और b की वैल्यू इसमें पुट करके ये हमारे पास मॉडल बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। अब हम जो भी x के लिए वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास एस्टिमेट्स आते जाएंगे। असल चीज इस काम का यही है। रिग्रेशन में याद रखें, एक वेरिएबल आपके पास रैंडम होगा और एक वेरिएबल आपके पास फिक्स्ड होगा। रैंडम मीन्स मे बी वो रैंडम वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो कि आपके अपने इख्तियार में नहीं होता, आपके अपने हाथ में नहीं होता, नेचुरली होता है। और एक्स मीन्स वो वेरिएबल जो कि आपके अपने इख्तियार में होता है, जिसको जो कि आपके अपने हाथ में होता है। इसकी वैल्यू आपको पता होगी, जबकि इसकी वैल्यू को आपका पता नहीं होगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन एस्टिमेटेड वैल्यू। क्लियर हो गया? अब इस पे क्वेश्चन करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा उसका। कहता है द फॉलोइंग टेबल शोज द एज x एंड सिस्टोलिक बीपी लेवल y ऑफ द 12 पेशेंट। ये 12 पेशेंट हैं, ये उनकी एज है, और एज को उन्होंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है, एंड बीपी को उन्होंने ऑफ 12 पेशेंट, और बीपी को उन्होंने डिपेंडेंट वेरिएबल लिया है। ये एजेस हैं और उनकी बीपी, अगर 36 एज है उसका बीपी 118 है। जो पेशेंट जिसकी 42 एज थी उसका बीपी 125 रिकॉर्ड किया गया, 47 वाली का बीपी 128 है, और अप टू सो ऑन। अब इससे पूछता क्या है? एस्टिमेट द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ बीपी ऑन एज। आपने क्या करना है? बीपी का आपने रिग्रेशन इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। बीपी ऑन एज, ब्लड प्रेशर ऑन एज, मतलब कि ब्लड प्रेशर को आपने डिपेंडेंट लेना है और एज को आपने इंडिपेंडेंट लेना है। याद रखें,
जो ऑन से पहले वाला आएगा वो हमेशा आपके पास डिपेंडेंट होगा, वाई की वैल्यू होगी, और जो उसके ऑन के बाद वाला आएगा ये हमेशा आपके पास एक्स होगी, एक्स वाई ऑन एक्स। सो मतलब कि बीपी ऑन वाई, बीपी को आपने डिपेंड करना है किसके ऊपर, एज के ऊपर। ये तो आपने रिलेशन कैलकुलेट करनी है। सेकंड वो कहता है प्रिडिक्ट द एक्सपेक्टेड बीपी, आप बीपी को प्रिडिक्ट करें, एस्टिमेट करें व्हेन द एज इज 45, अगर एज 45 हो। याद रखें ये जो 45, ये जो आप प्रिडिक्टेड वैल्यू होगी ये इसी डेटा के अंदर होगी, लेकिन मिसिंग होगी। वैल्यूज का इस डेटा के अंदर इसी रेंज में होना जरूरी है। अब देखें 36, 42, 45 यही कहीं है जो कि एग्जिस्ट नहीं होगी। याद ऐसा ना हो कि आप 100 लिख लें, वो फिर बिहाइंड हो जाएगी, वो रिजल्ट मीनिंगलेस रिजल्ट होगा। आपको जो भी प्रिडिक्शन कही जाएगी इसी डेटा की रेंज के अंदर ही मिसिंग वैल्यू आपको दी जाएगी, उसकी आपने प्रिडिक्शन करनी होगी। क्लियर हो गया? अब देखिए ये आपके पास तमाम एक्स आ गए और ये आपके पास तमाम y आ गए। क्या करना है आपने, पहले तो आपने द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ बीपी ऑन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। पहले तो आपने ये आपके पास इक्वेशन है y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब आपने पहले a कैलकुलेट करना है और b। a के लिए आपको क्या चाहिए, पहले आपको इसमें एक्स स्क्वायर वाला कॉलम चाहिए और एक्स वाई वाला का। 36 का स्क्वायर 1296, 42 का स्क्वायर 1444, 47 का स्क्वायर 1746, अप टू सारे के सारे आपने कर लिए। इसका सम एक्स वाले का सम आपने किया 628, वाई वालों का सम आपने किया 1683, एक्स स्क्वायर वालों का सम 343416 हो गया। ऐसे एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, हर एक्स को उसके सामने वाई वाले से मल्टीप्लाई कर। 36 मल्टीप्लाई बाय 118, 42 मल्टीप्लाई बाय 124, 47 मल्टीप्लाई बाय 128, ये कॉलम आपके पास बन गया और एक्स वाई का सम आता है 89852 आपके पास आ गया। अब y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब पहले आपने इसमें b मालूम करना है, n सम ऑफ एक्स वाई, एक्स मल्टीप्लाई बाय y माइनस सम ऑफ x सम ऑफ y डिवाइड बाय n सम ऑफ x स्क्वायर माइनस सम ऑफ x का होल स्क्वायर। n से मुराद 12। ये देखिए इसको काउंट करें तो 12 वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 अप टू 12 वैल्यूज। ऐसा ना हो ये और ये दोनों 12 होने चाहिए, ये वैल्यूज भी 12 हो और ये भी 12। ऐसा ना हो कि आप इसको भी 12 प्लस 12 24 कर दें, नहीं, किसी एक को काउंट कर दें और वो 12 हो तो आपके पास n की वैल्यू होगी। पुटिंग करें इसमें, ये मल्टीप्लाई बाई ये माइनस ये मल्टीप्लाई बाई ये, इसको सॉल्व किया 21300, इसको सॉल्व किया 18608 हो गया, डिवाइड किया 1.1447, ये तो हमारे पास b की वैल्यू हो गई। अब a की वैल्यू क्या है, फार्मूला क्या है a के लिए, a हमारे पास आता है a इज इक्वल टू 1/n समेशन y माइनस b सम ऑफ x। अब आपने क्या करना है, सम ऑफ y समेशन y का सम कितना है आपके पास, अभी आपने वो कैलकुलेट किया 1683, ये 1683 आ गया। b अभी आपने कैलकुलेट किया 1.4447 और मल्टीप्लाई बाय 628 सम ऑफ x सॉल्व किया, a की वैल्यू 80.835। आपने a और b की वैल्यू को उठाकर इस फार्मूले में पुट कर देना है, y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये अब आपके पास मॉडल बन गया, स्ट्रक्चर बन गया, ये आपने रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड कर ली। अब सेकेंड पार्ट जो उसने कहा था, प्रिडिक्ट द एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्सपेक्टेड बीपी व्हेन पेशेंट एज इज 45। अब आपने क्या करना है, अब अगर आप प्रिडिक्ट करते हैं x की वैल्यू अगर आप 45 लेते हैं तो फिर y कैप की वैल्यू क्या होगी। सिंपली आपने क्या करना है, इसी इक्वेशन में x की जगह पर आपने 45 को पुट किया और इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया 131.8615। इसको हम अप्रोक्सीमेट लेते हैं 132 लेते हैं। अब मीन इसका मकसद, इसका आंसर ये हो गया कि अगर कोई पेशेंट है जिसकी एज अगर 45 हो तो उसकी वैल्यू, उसकी बीपी की जो वैल्यू होगी राउंड अबाउट एक्सपेक्टेड वैल्यू 132 होगी। ये हमने एस्टिमेट किया, ये हमने प्रेडिक्ट किया। ठीक है, एस्टिमेट क्यों किया, मे बी शायद ये राउंड अबाउट हो सकती है, मे बी इससे बीपी का वैल्यू कम आ जाए, मे बी इससे थोड़ी बहुत ज़्यादा आ जाए, दैट्स वाई हम इसको प्रेडिक्टेड वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द रिग्रेशन एंड ऑल अबाउट द रिग्रेशन। पहले आपने मॉडल बनाना है, फिर उस मॉडल में जो वैल्यू आपको कही जाए आपने वही प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, अगर आपको प्रेडिक्शन कही जाए, पार्ट 2 कहा जाए तो ही करना है, अगर जस्ट सिर्फ मॉडल कहा जाए तो वाई ये मॉडल मालूम करके आपने इसको यहीं पर छोड़ देना है, फिर आगे कुछ नहीं करना। क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको इसमें सारा का सारा क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कोई किसी चीज़ में कोई इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।